हाय एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है पीएम स्टार। तो कल हमने कुछ बेसिक टर्म ऑफ की बात की थी। तो आज हम उन बेसिक टर्म को डिटेल में बात करेंगे और हम चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। जो क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट मैंने कल ही इसको बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने क्लास फर्स्ट काउंट किया था। तो हम क्लास सेकंड में चैप्टर को इन डिटेल स्टडी कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लाइट। लाइट का कल भी जैसा आपको मैंने बताया था, एक फॉर्म ऑफ इनविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब कि जो हमें देखने में हेल्प करती है उसको हम कहते हैं लाइट। ऐसी एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प कर रही है उस एनर्जी को हम कहते हैं लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट होती है और कुछ की नहीं, जिसको हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ल्यूमिनस आपको पता है, जैसे हमारा सन हो गया, हमारे स्टार्स हो गए, ये सब क्या अपनी एक लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस। और जो नहीं कर पाते जैसे कि हमारे बॉल, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, मून, इनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ये अपनी लाइट जो है खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे इसका लेना देना आपकी चैप्टर्स नहीं है, पर फिर भी आपको मैंने बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये सब चीज़ें बता दी। या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, सबसे मेन बात अब ये आई कि हमें ऑब्जेक्ट कब दिखता है। जैसे स्पेस में आपको बोलते हैं कि रात को ईयर आपको क्यों नहीं दिखती, बिकॉज ईयर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाती, तो वो आपको कैसे दिखेगी। कोई ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखेगा जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। जब मैं कल भी कहा था कि आपको कुछ ऐसा पहन लो शरीर पर कि जो लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे, तो आप दिखोगे नहीं, किसको आप भी मिस्टर इंडिया बन जाओगे। ठीक है। तो लाइट का बेसिक टर्म ये है कि लाइट का एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट आया हमारा रे एंड बीम। इसकी भी हमने कल बात की थी। तो लाइट की सबसे पहले एक और बात हम करते हैं। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, कुछ भी हो, पर लाइट कभी जिगजैग फॉर्म में या फिर किसी और टेढ़ी मेढ़ी फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो कि शो करती है हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट को, उसी को हम कहते हैं रे। जैसे कि डायग्राम में आपको पता चला होगा कि ये सब ये एक सिंगल लाइन की बात करें हम ना, तो इसको हम कहेंगे रे। पर जब ये मल्टीपल आ रहे साथ में, कि जब ये मल्टीपल रेस एक साथ निकल रही हैं किसी सोर्स से, जैसे हमारे टॉर्च ले लो, टॉर्च से जब मल्टीपल सोर्स ऑफ रेस निकलती हैं, मल्टीपल रेस निकलती हैं, उस रेस को हम कहते हैं बीम। ठीक है, ये बेसिक टर्म ने जो आपको कल भी क्लियर करा दिए थे, तो आज हम देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट किसी सरफेस से टकरा के, जैसे हमारा ये मिरर मान लो कि ये हमारा एक मिरर है, यहाँ से टकरा के जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब टकराना, टकरा के वापस आना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, जो डेफिनेशन आपको बुक्स में लिखी हुई मिलती है, तो वो द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मतलब एक सरफेस के साथ टकराती है और उसी सेम मीडियम में, जैसे मानो कि ये ईयर थी हमारी, ईयर से ही लाइट जा रही है, टकरा के ईयर में ही वापस आ रही है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। टकरा के वापस आना, सिंपल सा वर्ड है रिफ्लेक्शन। आपको क्लियर हो जाएगा ये। और दूसरा हमारा आता है कि जो सरफेस, जिस सरफेस से टकरा के लाइट वापस आती है, उस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टर्स। जैसे ये पे मिरर से टकरा के वापस आ रही थी लाइट, तो इस मिरर को हम कहेंगे रिफ्लेक्टर। तो हमारा सिल्वर जो होता है वो हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। तो कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं ताकि हमें चैप्टर की और इन डेप्थ नॉलेज आए। सबसे पहले इंसिडेंट रे। कोई भी ऐसी रे जो कि सरफेस पे फॉल कर रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट। मतलब कि स्टार्टिंग रे आप कह सकते हैं उसको, कि जो रेज निकल के किसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही हैं उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, पर अभी हम देखते हैं डेफिनेशन इनकी। सेकेंड, रिफ्लेक्टर रे। रिफ्लेक्टर रे की जो सरफेस से रे टकरा के वापस आ रही है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टर रे। जैसे मानो ये हमारा सरफेस, ये हमारा आगे मिरर, जहाँ से रे आई, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट। जो हमारे एरो डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमारी रे कहाँ से आ रही है, और यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टर रे। और इनके बीच में जो हम 90 डिग्री का एंगल एक सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल।
जो नॉर्मल शब्द आप बहुत बार पढ़ोगे आगे, तो इस शब्द को याद रखना कि कोई भी एक perpendicular line drawn on any surface is known as normal. अब यार एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए डायग्राम की हेल्प लूंगा, पर आपको अभी बता देता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टर रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और नॉर्मल आपको मैंने बता ही दिया कि परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ऑन एनी सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। तो हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, ये सब क्या होते हैं। यार ये आप लोग डायग्राम देख लोगे, यहाँ से ये हमारा मतलब पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स क्या होता है कि कोई भी एक सोर्स से यहाँ से रे हमारे प्रोड्यूस हो रही है। इंसिडेंट रे, ये रे चली यहाँ से इस सरफेस पर टकराई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मुझे सरफेस कुछ भी हो सकता है, वो हमारा यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद उसी सेम मीडियम में वापस चली गई। तो ये टकराना और वापस जाना, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। और जो हमारी रे स्टार्टिंग में यहाँ से आ रही थी, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जब ये टकरा के वापस गई, इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टर रे। ठीक है। और ये हमारा आगे नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर लाइन है हमारे एक सरफेस पे, और इस नॉर्मल के साथ जो हमारे परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है, इस सरफेस का साथ जितना उसने एंगल बनाया, उस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंस एंगल। और जितना एंगल हमारी रिफ्लेक्टर रेन है उस नॉर्मल के साथ बनाया, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिनोट करते हैं आर से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये रिफ्लेक्शन जो है उसके दो लॉ हैं हमारे, ये लॉस हमारे फॉलो होते हैं साउंड में भी और लाइट में भी। तो देखते हैं इनको लॉस को। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने डायग्राम में देखा होगा कि जितने एंगल से हमारी ये रेस इंसिडेंस हुई है, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल आई जो था ना, वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। और ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और कभी भी आपने देखा कि ऐसे मतलब टॉर्च आप यूज़ करते हो, तो आप किसी डायरेक्शन में उसको थोड़ा और टिल्ट कर देते हो, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो भी और ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। और दूसरा लाज का आसान ही है कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, हमारा नॉर्मल और हमारा रिफ्लेक्टर रे, ये एक ही प्लेन में लाई करता है, मतलब एक ही मीडियम होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सब ईयर में है, इस टाइम पे हम ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये सब ईयर में है क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे भी यहाँ पे है, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टिव रे। तो इसके दो लास्ट कौन से हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इमेज। इमेज को यार इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना, क्योंकि ये हमारी वर्चुअल और रियल इमेज जो है, इन कॉन्सेप्ट में बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और बहुत से बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। डिफरेंस नहीं बता सकते कि एक रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, जो डायग्राम्स मैंने यूज़ की हुई है इसमें, तो क्रेडिट गो टू वायूस जिसकी मैं डायग्राम उठाई हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज है क्या। इमेज है कुछ नहीं, पिक्चर ऑफ एनीथिंग। किसी की पिक्चर आपको दिखाई देती है, उसको हम इमेज कहते हैं। मतलब किसी बोलते हैं कि जैसे आप शीशे में देख रहे हो, आपको आपकी पिक्चर दिखाई देती है, उसी पिक्चर को हम कहते हैं इमेज। किसी की इमेज पिक्चर दिखाई देती है आपको तो उसे हम कहते हैं इमेज। इमेज भी दो टाइप की होती है, पहली रियल, सेकंड वर्चुअल। रियल वो है यार कि वो एक्चुअली जो लाइट वेव्स है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मीट कर रही है। अब ये यार आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग हम थोड़े बाद में समझेंगे, तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है, ताकि बोलते हैं कि आपको बुकिश भाषा है आपको समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ कि लाइट रेस एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। और वहीं वर्चुअली इमेज की बात करें तो लाइट रेस डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपेयर्स टू बी मीट। कि ऐसा हमें वो लाइट रेस कभी आपस में मिलने नहीं वाली, पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिल रही होंगी। तो हमें लगता है कि नहीं, वो इमेज बना रही होंगी, जबकि कहीं पीछे से मिल के आई होंगी। तो हमें उस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। जो हमारी ये रियल इमेज होती है वो जनरली उल्टी बनती है। मतलब अगर हमारा सर्फेस जो हमारा ट्री है, जैसे मान लो कि आपका ट्री मान लो आप, तो इस ट्री का जब आप मिरर में देखोगे तो ट्री आपको ऐसा उल्टा दिखाई देगा जब आप इसकी इमेज देखोगे ट्री में,
मिरर में जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे दिखाई दे जाती है आपको, वहीं वर्चुअल इमेज जो है कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब कि आपको लगता है कि नहीं ये स्क्रीन पे नहीं बन रही, ये कहीं और बन रही है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और जो हमारी रियल इमेज है वो हमारी बनती है इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। लेंस का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल हम मिरर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी रियल इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, और वहीं हमारी वर्चुअल इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है। और जो रियल इमेज, जैसे मैं आपको पहले कहा कि हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो मिलके आ रही हैं, और वहीं वर्चुअल इमेज हमें लगता है कि वो रियल इमेज कहीं ना कहीं मिलती हैं, रियल इमेज मिलके आती हैं, और वहीं वर्चुअल इमेज जो है वो हमें लगता है कहीं ना कहीं मिलके आ रही होंगी, पर हमें नहीं पता कि वो कहीं मिली है या नहीं। तो ठीक है यार, इसको हम ढंग से देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या था रियल और वर्चुअल इमेज का। आपको मोर डिटेल का जानना है तो ये सब आपको काम आएगा जब हम, आपको ज़्यादा डिटेल्स की पता चलेगी जब हम इसको रे डायग्राम से समझेंगे। रे डायग्राम से हम कब समझेंगे, जब हम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारी जो रेस आ रही है वो आपस में कैसे मिल रही हैं, ये कैसे नहीं मिल रही, ये आपको तब पता चलेगा। शायद से हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो अभी इतना जान लो कि जो हमारी रियल इमेज है, जो जो बातें अभी मैं बताने वाला हूँ आपको उनको याद रखना अच्छे से, ताकि नेक्स्ट आपको दिक्कत आए इनको जब हम आगे चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज उस टाइम पे मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर यही बातें हम बार बार रिपीट करते रहें तो नेक्स्ट चैप्टर हम कब करेंगे। रियल इमेज यार, सबसे मेन इसका कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि सबसे पहले ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, कि ये इन्वर्टेड होती है। और ये इरेक्ट, इरेक्ट का मीनिंग सीधा, इन्वर्टर उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। मतलब रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी बनती है, और वहीं वर्चुअल इमेज जो होती है हमारी हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि जो रेस है, जो हमारी इंसिडेंट रेस है, वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट रेस जो हमारी मीट करती हैं, बट वर्चुअल इमेज में हमारी रेस अपीयर्स टू बी मीट करती है, मतलब वो एक्चुअली मीट नहीं करती, पर हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। और ये रियल इमेज जो है हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब मिरर, सॉरी बिहाइंड द मिरर नहीं, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। और वहीं हमारी जो वर्चुअल इमेज है वो हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब मिरर के पीछे बनती है। अगर आपको ये सब अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी जो रेस वो कैसे मिल रही हैं, कैसे वो फ्रंट ऑफ मिरर के सामने इमेज बना रही हैं, कैसे नहीं बना रही। ये हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम उसको इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि रियल इमेज क्या होती है, कि जो उल्टी इमेज हमारी बनती है और जो रेस होती है वो कहीं ना कहीं जाके मिलती है। बट वर्चुअल इमेज हमारी वो होती है जो सीधी बनती है, और वो रेस ऐसा लगता है कि मिल रही होगी पर वो असल में नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि आपने अपनी शीशे में इमेज देखी होगी, तो शीशे में इमेज आपकी कैसी बनती है, सीधी या उल्टी? ऑफकोर्स है सीधी। तब कौन सी इमेज हुई, वो हमारी हुई वर्चुअल इमेज। तो सर रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज में हमारी बनती है कनकेव मिरर के केस में। अब कनकेव मिरर क्या होता है उसको हम देखेंगे आगे, जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते उसको देख ज़्यादा डीप में हम स्टडी करेंगे, तो तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ज़्यादा रखना है कि रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज हमारी होती है इरेक्ट। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो तुम्हें याद रख लेना कि जो हमारा मिरर होता है, सिंपल मिरर प्लेन में जिसमें आप मुंह देखते हो स्पॉट के, ठीक है, तो उसमें कौन सी इमेज बनती है आपकी, सीधी। तो सीधी कौन सी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज आपकी सीधी होती है, तो प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब आप बात करते हैं मिरर की, कि मिरर क्या होते हैं। मिरर, पहले मैंने आपको बताया कि मिरर क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टर्स। तो मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। और जो मिरर है दो टाइप के हैं, एक प्लेन जो कि नॉर्मली सभी के घरों में लगा होता है, और एक स्फेरिकल। पहले हम प्लेन की बात करेंगे। प्लेन मिरर के बारे में आपको बुक में ज़्यादा दिया नहीं है, मतलब कि ठीक है आपके सिलेबस में इतना है नहीं, बट
प्लेन मिरर के बारे में कौन नहीं जानता। प्लेन मिरर के बारे में आई थिंक सभी जानते हैं, तो उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे और कुछ वर्ड्स हैं उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि पहले उन वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो सके आगे आने वाले चैप्टर्स में। सबसे पहले यार बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज मैंने जैसा अभी आपको बताया कि कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे आप सुबह उठे, आपने अपना मुंह देखा तो मुंह कैसे देखते हो आप, उल्टे दिखाई देते मिरर में, कैसे दिखाई देते हो बिल्कुल सीधे। तो सीधे मतलब कि इमेज कैसी बन जाए आपकी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। वर्चुअल मतलब कि रेस मिल नहीं रही आपस में पर अपियर्स टू मतलब लग रहा है और कि कहीं ना कहीं मिल के आ रही होंगी। और इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बनती है, इसलिए हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की कि वो सेम साइज की इमेज बनाता है जितना हमारा साइज ऑब्जेक्ट का होता है। ऐसा तो नहीं आप 4 फुट के हो तो आपको इमेज आपकी 6 फुट की दिखती हो। आप 4 फुट के हो तो आपको इमेज भी आपकी 4 फुट की ही दिखेगी। जितने की आप सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या मतलब कि जो हमारा एक चीज है जिसकी इमेज बन रही है उसकी इमेज सेम साइज की ही बनेगी हमारे प्लेन मिरर में। और जो डिस्टेंस होती है हमारे इमेज और मिरर के बीच में वो इक्वल होती है फ्रॉम द मिरर। मतलब मान लीजिए ये एक मिरर है, यहाँ पे आप खड़े हो गए, ठीक है, जो आप खड़े हो गए, जो आपके हाथ पैर, ये आपकी शक्ल, ठीक है। जितनी इमेज आपकी यहाँ से लेके आपके मिरर के बीच में मान लीजिए एक्स डिस्टेंस आपके बीच में है, तो उतनी ही डिस्टेंस आपके और आप उतनी ही डिस्टेंस मिरर और आपकी इमेज में होगी। जी आपकी इमेज बनी जो आप मिरर में देखते हो सेम डिस्टेंस होगी जितनी आपकी मिरर से, जो मिरर सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से आपकी और आपकी इमेज की जो है सेम डिस्टेंस होगी। ये है प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये एक और शब्द आता है लेटरल इन्वर्टर। इसका मीनिंग क्या होता है सर? लेटरल इन्वर्टर का मीनिंग एक तो होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब सर हमें पता है कि इसका आपने भी बताया कि उल्टा। तो फिर लेटरल इन्वर्टर का मीनिंग क्या होता है? मैं उसको लिख देता हूँ उल्टा, शायद ठीक लिखा है, पता नहीं, मेरे को हिंदी इतनी अच्छे से लिखना नहीं आती, तो ठीक लिखा है शायद, देख लेना आप। तो इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। लेटर इन्वर्टर मतलब तो जो लेफ्ट साइड आपकी वो राइट में अपीयर होती है और राइट साइड जो आपकी लेफ्ट में अपीयर होती है, पर आप इमेज पूरी उल्टी नहीं दिखाई देती। मतलब जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपको क्या लगता है, आप अगर राइट हैंड उठाओ तो मिरर में आपको लगता है कि नहीं ये तो लेफ्ट हैंड उठा मेरा। तो उसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्टर। राइट साइड अपीयर ऑन द लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर ऑन द राइट, इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्टर। याद रखना कि प्लेन मिरर के केस में आप इन्वर्टर शब्द यूज नहीं कर सकते, आपको लेटरल इन्वर्टर शब्द यूज करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन वो सही रहे। अगर आपने यूज कर दिया इन्वर्टर तो आपका वहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम अगेन वाला है कि सबसे पहले जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम साइज डाट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी साइज की इमेज बनेगी। सेम डिस्टेंस होती है फ्रॉम द मिरर, सेम डिस्टेंस होती है इमेज ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द मिरर। और हमारी इमेज जो होती है वो बनती है लेटर इन्वर्टेड, मतलब कि लेफ्ट साइड अपेयर ऑन द राइट और राइट साइड अपेयर ऑन द लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नए अगले टाइप ऑफ मिरर की। पहले हम प्लेन मिरर देख लिया हमने, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ये कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर आपने सबने देखा है कि जो आपके घरों में लगा होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं, पर अब स्फेरिकल मिरर क्या है? यार आपने कभी देखा है कि जो छोटे छोटे मिरर आते हैं, शायद आपके मोम्स यूज करती हो, पहले मतलब पहले आते हैं, अब तो शायद गाँव में तो काफी यूज होता है वो मिरर अभी भी। बट आपने अगर देखा तो छोटे छोटे मिरर आते हैं, इतने छोटे होते हैं वो, जिसमें आके अपना फेस देख सकते हो। तो उस मिरर में आपने नोटिस किया होगा कि आपका फेस बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक स्फेरिकल मिरर है। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, उनके बात करते हैं अभी। बट स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसका एक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। अब इस डेफिनेशन को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो सब आप अब तक आपको रिफ्लेक्टिंग की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो थोड़ा कर्व होता है। मतलब प्लेन मिरर को क्या, प्लेन मिरर का कैसा होता है, एकदम बिल्कुल प्लेन। बट रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर का जो होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा या तो ऊपर की तरफ उठा होगा या थोड़ा अंदर की तरफ झुका होगा, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब मैं पहले आपको जैसे बताया कि स्फेरिकल मिरर
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो थोड़ा कर्व्ड होता है। और ये दो टाइप के होते हैं, पहला कन्वेक्स कनकेव एंड सेकंड कन्वेक्स। अब कनकेव और कन्वेक्स जो शब्द जो है इनको ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अभी आगे पूरा चैप्टर ही इन दो शब्दों पे टिका हुआ है। कनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं, जिनका ये आउटर पार्ट जो सिल्वर होता है और इनर पार्ट होता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। और वहीं कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसका कि आउटर पार्ट होता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है और इनर पार्ट होता है एक सिल्वर पोर्शन होता है। तो अगर यह आपने घर में चमचा देखा होगा, स्पून, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से लाइट गई, ये कैसा है, इनर पार्ट है ये इसका, ठीक है, ये इनर पार्ट है इसका। तो इनर पार्ट कैसा है इसका, अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो ये कौन सा साइड हुई इसकी, ये हुई हमारी कनकेव साइड। अगर आप स्पून अगर आपके पास है, होगा सभी घर में है क्या मतलब, तो आप उसको अगर चेहरा देखें अपना, तो आपको उसमें अपना उल्टा चेहरा दिखाई देगा। वहीं अगर आप इसको उल्टी तरफ देखें, मतलब कि इस साइड से देखें, तो इसमें क्या है कि ये स्पून जो है कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाहर की तरफ निकला हुआ मतलब कौन सा पार्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसका कन्वेक्स पार्ट हुआ। ये कन्वेक्स और कनकेव घर में हो सभी, एक बार ट्राई करके देखना, चाहे वीडियो को पॉज करके अभी देखो, आपको लगेगा पता कि कौन सा हमारा कनकेव और कन्वेक्स होता है। कनकेव का मतलब कि हमारे अंदर की तरफ झुका हुआ थोड़ा, मतलब अंदर की तरफ का पार्ट, और कन्वेक्स जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट, उसको हम कहेंगे, जो बाहर की तरफ निकला हुआ उसको हम कहेंगे कन्वेक्स, और जो थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ है उसको हम कहेंगे कनकेव। जैसे ये आप देख सकते हो कि कनकेव के यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ है पार्ट, वहीं जो कन्वेक्स मिरर जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हो उनको। तो आप स्पून को देखो, सबसे सही एग्जाम्पल है वो उसका, आपको इमीडिएट डिफरेंस पता चल जाएगा कि हम कन्वेक्स और कनकेव का कन्वेक्स और कनकेव मिरर का मतलब क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, ये सब टर्म्स मैंने लिखी हुई है वैसे, या तो मैं आपको पहले समझा दूंगा इनको या क्या करूँ। सबसे पहले इनको पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको पूरे डायग्राम के साथ कि इनका मीनिंग क्या होता है। अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स काम कहाँ आती हैं, ये काम आती है आपके स्फेरिकल मिरर में। और स्फेरिकल मिरर अभी आपको मैंने बताया कि कौन से होते हैं, इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है। कर्व भी दो टाइप के हो सकते हैं, कौन से, इनर और आउटर। जो इनर होते हैं उनको हम कहेंगे, जो हमारे इनर होते हैं उनको हम कहते हैं कनकेव, और जो हमारे आउटर होते हैं उनको कहते हैं हम कन्वेक्स। ये आपकी डायग्राम भी है। ये अगर हमें कनकेव मिरर रिप्रेजेंट करना है कभी, तो हम इसके जो आउटर पार्ट होता है उसको हम ऐसे शो करते हैं, लाइंस को शो करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो आउटर पार्ट है ये सिल्वर लाइन है। सिल्वर क्यों यूज़ किया गया सर इसमें, सिल्वर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी लाइट वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके। तो इसको हम लाइन से शो करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारा इनर पार्ट है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो हमारा आउटर पार्ट है वो हमारा सिल्वर पोर्शन है। वहीं अगर हमें कन्वेक्स मिरर की बात करनी होगी, तो कन्वेक्स में हमारा सिल्वर पोर्शन कौन सा आएगा, हमारा इनर पार्ट हमारा सिल्वर पोर्शन आ जाएगा, और आउटर पार्ट हमारा कौन सा आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो चलो हम बेसिक टर्म्स, कुछ मिरर की और बेसिक टर्म्स होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको बता दूंगा मैं, बट सभी बेसिक टर्म आपको याद होनी चाहिए। पहले हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इन बेसिक टर्म्स विद डायग्राम्स की कहाँ यूज होती हैं, क्या मतलब है इन बेसिक टर्म्स का। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एक हमारा मिरर है उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब अगला आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ होलो स्पेस थ्रू विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब कि डायग्राम के थ्रू आपको याद समझाएगा, बस इतना आप डेफिनेशन की देख लो फिलहाल। डेफिनेशन बताऊंगा फटाफट में, उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा सभी पार्ट। पोल क्या होता है, हमारे आप आर्मेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। अब आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर जो होता है हमारा पार्ट होता है मिरर का, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो पड़ती है, यहाँ पे मतलब एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट हमारी पड़ेगी, उसको हम, उस चीज़ को हम कहते हैं आर्मेचर। फोकस होता है यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रेस जो मीट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। पोल से लेके हमारे फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ।
अब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल को जोड़ती है। उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलो यार डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यार ये डायग्राम देख सकते हो आप कि यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है पहले की। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको खुद ही डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है। जब आप नोट्स में देख सकते हो, तो हम पीछे चलते हैं थोड़ा। जब प्ले मेरे को आप कट कर दीजिए और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायग्राम। एक पहले मैं मिरर बनाता हूँ। आई होप कि अच्छे से मुझे ठीक है, अच्छा इतना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले इस सेंटर पॉइंट, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम जनरली सी से नोट कर देते हैं। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ तक इसका हमारा रोल नहीं होता, हमारा रोल होगा, अब देखिएगा ये जी इतना बड़ा मिरर है। अब हम इतने बड़े मिरर की बात तो नहीं करेंगे पूरे उस साइंस में। तो हम क्या करते हैं कि मिरर का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ये एक मिरर का पार्ट ही है, ठीक है। अब ये छोटा सा पार्ट हमने लिया, इस पार्ट को हम कहेंगे अपर्चर। मतलब जो हमारा इतना बड़ा पार्ट आया, इस पार्ट को हम कहेंगे, जो हमारा इतना बचा पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे अपर्चर। और यहाँ से इस पार्ट का मैं कलर चेंज करता हूँ, ये इस पार्ट का सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को कहेंगे हम पोल। इस सेंटर पॉइंट से मानो कि कहीं से रेस आ रही है, इस पार्ट को हम, जो पहले आपने पूरा मिरर देखा, ठीक है, इस मिरर को ही हमने ये छोटा सा इसका पार्ट लिया, इसको हम कहेंगे आर्मेचर। अब इस आर्मेचर को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि आर्मेचर से आगे क्या हो सकता है। तो मैं इरेज कर दूँगा उसको, और उसके बाद मैं इस आर्मेचर की ही बात करेंगे, क्योंकि इसी पे ही सारी गेम टिकी हुई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस आर्मेचर की। जैसे कि ये हमारा इतना सा ले लिया हमने। अब जो मैंने इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा मिरर मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ से इस मिरर का जो है सेंटर पॉइंट, इस, फिर मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। इस मिरर का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम कहेंगे पोल, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इस पोल से अब जो हमारी रेस आएंगी वो मिरर से स्ट्राइक करेंगे। मिरर से ऐसे मान लीजिए रेस आई, वो स्ट्राइक होकर के रिफ्लेक्ट वापस होंगी। हाँ सर होंगी। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होंगी वापस, और यहाँ पे वो मिलेंगी वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद। उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। जहाँ पे मिल रही है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, ठीक है। इसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं। अब इस फोकस और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। और इस फोकल लेंथ, यहाँ से जो हमारी फोकस है, इसके ट्वाइस एक चीज होती है उसको, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि ये हमारा कर्वेचर था, इसकी रेडियस को हम कहते हैं, जिसकी इतनी जितनी इसकी रेडियस होती है उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इसमें, हमारा पोल आ गया, हमारा फोकस आ गया, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इस तरह से पॉइंट को हम कह, जैसे कि हमने पहले जो अपर्चर लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन, जो कि यहाँ से पोल, जब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको इस पॉइंट को जे पॉइंट और जे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और मतलब कि आपके काम के सिर्फ इतने ही पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। और यहाँ से एक याद रखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो पॉइंट आपको याद रखने वाली चीज़ है। अब बाकी आप इसको देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स जो आपको लिखे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है कि पहले ये, और दूसरा जे, फिर तीसरा जे, फिर जे और जे, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपर्चर को थोड़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको इतना काम नहीं आएगा। बट फोकस, फोकल लेंथ और पोल को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या क्या होते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप, मैं डायग्राम में बनाए हुए जिस 7 पॉइंट्स है,
तो आपको अगर नहीं समझा रहा तो आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं कि हमारा पोल, ये हमारा पोल है, ये हमारा आर्मेचर आ गया, जी हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और यहाँ से जो हमारा रेडियस होगी वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट मीट करेगी, उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। जिस डायग्राम में देख सकते हो आप, उस पॉइंट को फोकस कहेंगे, और फोकस का ही सेंटर जो डेवलप सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं उसको, अपर्चर कह सकते हैं उसको हम। और पोल का आपको पता ही है कि ये जो हमारा अपर्चर का मिड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल। और ये फोकल लेंथ हमारे फोकस से लेके हमारे पोल की तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब बात करते हैं यार कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। पहले हमने देखा कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ा। कनकेव कौन से होते हैं कि जो कि कैसे होते हैं बताओ मेरे को, जो कि हमारे इनर पार्ट होता है उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम कहते हैं कनकेव, और जिनका आउटर पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्स। तो ये किसी भी चीज़ का अगर इनर पार्ट, मैं जिस तरह बात करूँ, किसी भी चीज़ का अगर इनर पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग होगा, तो आप बताइए कि यहाँ से मानो रेस आ रही है, टकरा के ये कहाँ आएंगी, टकरा के अंदर तो ही जाएंगी रेस, मतलब आपस में इकट्ठी तो होंगी रेस। ये यहाँ से रेस आई, फिर से रेस आई, ये आपस में टकराएंगी, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी ना, तो उस पॉइंट को हम क्या करें, वहाँ मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से रेस कैसे आ रही थी, रेस यहाँ से इधर उधर से आ रही है रेस, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे सारी रेस मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मानो रेस ये मीट कर रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेस पहले से फैली हुई थी, बट रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं उसको हम, कन्वर्जेंट। ठीक है। और जब रेस जो है कि कहीं से आ रही थी, ठीक है, पहले से कहीं से आ रही थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहीं मिल ही ना सकती, चांस नहीं है मिलने का, और फैल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, कि मतलब यहाँ से ये रेस आई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं और चली गई, ये आपस में मिलने नहीं वाली, क्योंकि बस यहाँ से रेस आई, ये यहाँ स्ट्राइक हुई, ये चली गई यहाँ से, अपने रिफ्लेक्शन के बाद कहीं रेस नहीं मिलेगी ना, मतलब और ज़्यादा फैल रही है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्ज का आपको पहले से मतलब पता होगा, कन्वर्ज मतलब मिलना और डाइवर्ज मतलब फैलना। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बिल्कुल सेम वैसा ही है, बट यहाँ हम बात करेंगे कौन सा मिरर हमारा कन्वर्जेंट होता है और कौन सा हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो हमारा कनकेव जो मिरर है ना, कनकेव मिरर जो है तो हमारा कन्वर्जेंट होता है, और वही कन्वेक्स जो मिरर है हमारा वो डाइवर्जेंट होता है। कनकेव मतलब वही जिसका इनर पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग होता है, और जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो मतलब कनकेव के साथ जब रेस स्ट्राइक करेंगे तो वो आपस में कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगे एक फोकस पर, और वहीं हमारी जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अगर रेस आप जाएंगी, जब रेस को स्ट्राइक करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो वो आपस में मीट नहीं करेंगे बल्कि और ज़्यादा फैल जाएंगी वो। इसके एग्जाम्पल कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के हम देखते हैं। नहीं अभी नहीं देखेंगे उसके एग्जांपल्स, क्योंकि अभी चैप्टर थोड़ा और बचा हुआ है। इसके एग्जांपल हम शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे कि हमारे कन्वेक्स और कनकेव के इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसमें हम इनके एग्जांपल्स और सब इनकी बोलते हैं कि लास्ट में देखेंगे कि कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर होता क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। पर उससे पहले हमें कुछ और मेन पॉइंट पढ़ने हैं, जैसे हमारा साइन कन्वेंशन। अरे साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन रूल्स और हमारा रिलेशन बचा है फोकल लेंथ, जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। नहीं, मिरर फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन वो एक मतलब कि किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको कुछ मैसेज मिले होते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसी करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वैसे ही अगर हमें किसी चीज़ की, इन केस ऑफ मिरर, अगर हमें किसी चीज़ की डिस्टेंस निकालनी है, किसी चीज़ की हाइट निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, तो हम उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, उस रूल्स को हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले साइन कन्वेंशन, जैसे कि आपको एक याद, ये अगर याद नहीं होगा आपको, ये वाली चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही, तो आपने एक कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन में आपने क्या पढ़ा था कि हमारा जो कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव, ये हमारा होता है पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस में कैसे होती है सर, पॉजिटिव, बाई एक्सिस कैसे होती है इसमें सर, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है एक्स एक्सिस कैसे होती है सर, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है बाई एक्सिस कैसे होती है सर, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि सर अगर इमेज कोई, अगर हम इसको साइन कन्वेंशन को अगर हम मिरर के साथ रिलेट करें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले तो कोई भी जो चीज़ है वो पोल जो है हमारा सेंटर है, और कोई भी चीज़ जो है सेंटर से ही मेजर होती है। सेंटर से अगर मेजर हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से अगर जो लाइट है वो वापस जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर आपको इस पोल को ओरिजिन मान लीजिए इस कार्टेशियन प्लेन का, तो आपको पता चलेगा कि जब हम अपने लेफ्ट में जाते हैं तो डायरेक्शन आती है हमारी नेगेटिव। वहीं अगर हम इसके आगे निकल जाएं तो इस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। बट अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ मिरर की बात करें, और ये कौन सा मिरर है, ये हमारा मिरर है के मिरर, बिकॉज इसका आउटर पार्ट जो है वो सिल्वर्ड है और इनर पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको कौन सा मिरर हुआ, ये हुआ हमारा कनकेव मिरर। तो जब हम इसके आगे, मतलब इसके हम पॉजिटिव, मतलब कि पोल से जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो उस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव, और जब हम उसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो उस डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। और वहीं अगर हम ऊपर की तरफ, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव। वहीं प्रिंसिपल की डायरेक्शन के नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो उस डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। तो यार इसको आप मोटिवेशन की तरह ले सकते हो कि अगर आप लाइफ में ऊपर की साइड जाते हो तो मतलब आप पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे हो, वहीं अगर नीचे की तरफ आते हो तो आप नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हो। अगर आप राइट साइड जाते हो तो आप पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे हो, वहीं अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो आप नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हो। तो यही था साइन कन्वेंशन। इसको याद रखना है इंसिडेंट रे की, विद रिस्पेक्ट टू हम इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे के आप किस डायरेक्शन, अगर इंसिडेंट रे आप इस डायरेक्शन में जा रही है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। इंसिडेंट रे के उल्टे जा रहे हो तो आप नेगेटिव जा रहे हो। ये इंसिडेंट रे अगर इसके उल्टा चलना स्टार्ट हो गया आप, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन आपकी। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के अगर साथ साथ जा रहे हो तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के विरुद्ध जा रहे हो तो नेगेटिव। तो ठीक है, ये था साइन कन्वेंशन वाला। इसके रूल्स जो मैंने लिखे हुए सब आप पढ़ सकते हो कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। ये बात याद रखना कि जो भी हमारी डिस्टेंस मेजर होती है वो हमारी पोल से होती है, और जो हमारी, ये आप पॉइंट पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप नोट्स में इसको पढ़ सकते हो, जो पॉइंट्स मैंने अच्छे से लिखे हुए हैं। और एक बोलते हैं रामबाण इलाज, तो वो आपका रामबाण में बताता हूँ कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ, इसको आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको बता देता हूँ बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, हमारी इमेज पॉजिटिव बनती है कि नेगेटिव बनती है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही कि मेरी फोकल लेंथ जो होती है हमारी कनकेव मिरर की ना, और कनकेव मिरर हो या लेंस हो, कनकेव शब्द देख गया आपको ना, तो आपको एक ही, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये बातें काम आएंगी आपको कि ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, हमारी फोकस से लेकर पोल तक के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ होती है कनकेव, कनकेव शब्द दिखा, चाहे वो मिरर की बात करें हम या लेंस की बात करें, वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। और वहीं अगर कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स लेंस की बात करें या कन्वेक्स मिरर की बात करें, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर मैं, एफ फॉर कनकेव, जो हमेशा नेगेटिव ही होगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ फॉर कन्वेक्स के लिए, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे मैं मिरर की बात करूँ या लेंस की। लेंस की बात हम आगे कर रहे होंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं मिरर की। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी फॉर कन्वेक्स, और कनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। और एक और चीज़ की बात हम करते हैं ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ आपने, आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसकी हमेशा ही नेगेटिव आएगी, उसकी डिस्टेंस होगी हमेशा ही नेगेटिव मानी जाएगी। ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव, बिकॉज कि आपने अगर यहाँ डायग्राम ढंग से देखो, हाँ यहाँ पे मान लो कि आपने, चलो मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ, अगर आप बना सकता हूँ यहाँ पे करता हूँ मैं, उसके बारे में बाद में कर लेंगे। कि मान लो ये कोई भी हमारा कौन सा है, कनकेव मिरर है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ऑब्जेक्ट आप हमेशा यहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे आप हमेशा,
ऑब्जेक्ट पीछे ही आएगा ना, जैसे मान लो कि मिरर से, तो मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही आएगा, तो ये हमेशा नेगेटिव ही लेगी, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस मेजर होगी पोल से, तो पोल से डिस्टेंस मेजर करी जाएगी, तो हमारे इंसिडेंट रे इस तरीके से जाएगी। वहीं पर जो डिस्टेंस मेजर होगी वो नीचे वाली साइड से होगी, मतलब कि ऊपर से कर सकते हैं आप डिस्टेंस मेजर, बट डिस्टेंस मेजर जो होती है अपोजिट साइड होगी, तो लेफ्ट साइड से होगी, तो ये हमेशा ही नेगेटिव आएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इतनी बात को याद रखना, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, लेंस हो या कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमारी नेगेटिव ही आएगी। तो ये आपको अब हेडिंग दिखी होगी, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड अ फोकल लेंथ। तो ये रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? अब ये रिलेशन कहाँ काम आएगा? काम तो आएगा सब, न्यूमेरिकल में काम आएगा, आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में काम आएगा। और न्यूमेरिकल हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी आपको मैं बताऊंगा रीजन कि हम उसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं। चलिए रिलेशन देखते हैं इनके बीच में। जैसे मैं आपको पहले बताया था यार कि जैसे कि हमारा ये मिरर है, यहाँ पे अगर फोकस आता है ना, तो इसके ट्वाइस आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब कि रिलेशन साफ साफ आपको पहले ही नजर आ रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब बातें आपको ट्वेल्थ में पढ़ाई जाती हैं, बट आपको इस टाइम पे बोलते हैं कि मानना है कि ये होता है। इस टाइम पे क्यों आपको समझ नहीं आएगा और समझाना आई थिंक काम की चीज़ नहीं रहेगी। बस आपको जानना है कि वैसे डेरिवेशन भी होती है इसकी, नहीं डेरिवेशन इसकी नहीं होती, तो आपको डेरिवेशन इसकी आती है पर प्लस टू क्लास में आती है। तो आपको ये सब जानना इस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है हमारी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, या फिर आप इसको इस चीज़ में बोल सकते हैं कि हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। और एक बात यार ये याद रखना, इतनी बातें याद रखो तो एक और याद रख लेना अपने छोटे से दिमाग में है कि जो हमारी रेडियस एंड फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो इन्फिनाइट होती है। मतलब कि क्या सर हमें समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? अगर आप ऑब्जेक्ट की जो हम इमेज फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि हमारी फोकल लेंथ का हमारा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे इमेज फॉर्मेशन में है। पर वहाँ पे आपको ये बात पता चलेंगी। पर अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिएगा कि हमारी रेडियस एंड फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो इन्फिनाइट होती है, और वही हमारी बाकी स्फेरिकल मिरर की बात करें तो उनकी डिपेंड करती है। पर यहाँ पे याद रखना कि हमारी इन्फिनाइट होती है फॉर प्लेन मिरर, जो हमारी फोकस और रेडियस कर्वेचर वो हमारी इन्फिनाइट होती है प्लेन मिरर के लिए। या ये बातें आपको पूरा यूट्यूब घूम के देख लीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब मेरे को ये सब पॉइंट कैसे पता है? बिकॉज हमने खुद स्टडी की है इन सब पॉइंट्स की, तब मेरे को ये सब पॉइंट्स पता है। मैं खुद कॉम्पिटिशन एग्जाम मैंने दिए हुए हैं, मेरे को पता है कि इन सब की कहाँ इंपॉर्टेंस आती है। आप भी जब मैं कहूँगा कि जब ऐसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो मेरा कुछ प्लान है उसके लिए भी, आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार हम कितना अच्छा कंटेंट और कितना आगे का हम पढ़ रहे हैं। इवन पेड कोचिंग में आपको जैसे छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाएंगी, बिकॉज पहले जैसे मैंने कहा था 10th क्लास से मतलब अगर आपको कोचिंग चाहिए, अगर आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है, बाकी से लीड लेके चलनी है, 11th क्लास में कोचिंग देंगे, आइएगा देख लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। 11th क्लास में आपको ये बातें बताई जाएंगी, पर 10th बेसिस पे ऐसी छोटी छोटी बातें आपको नहीं बताएंगी जाएंगी, और ये छोटी छोटी बातें जो है ना यही आपको लीड देके जाएंगी। और लीड में रहना ही आज की दुनिया में बेनिफिट देता है, वरना स्टार्टिंग अच्छे से भी दौड़ेंगे। तो ठीक है, हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात क्या करेंगे, पहले हम उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट ऑफ रूल्स है हमारे पास, 4 सेट ऑफ रूल्स है हमारे पास है कि जिनकी हेल्प से हम इमेज बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस रूल्स की हेल्प से हम इमेज बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स, बाय कनकेव मिरर, और उसके बाद हम चैप्टर कर देंगे एंड। चैप्टर मतलब हमारा जो हमारा मिरर पार्ट वो हमारा खत्म हो जाएगा। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बेसिक 4 रूल्स, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बेसिक 4 रूल्स को ढंग से समझ लेना, बिकॉज इन रूल्स पे आप आगे इमेज फॉर्मेशन करने वाले हो। बहुत से बच्चों को इमेज फॉर्मेशन नहीं करने आती, उनको जब रे डायग्राम की बात आती है तो उनसे नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? बिकॉज कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़े होते उन्होंने, उनको 4 बेसिक रूल्स नहीं पता होते कि जिनकी वजह से हमारी इमेज बनती है। जो हम वर्चुअल और रियल की बात हम करते हैं, पहले हम बात करते हैं, जो आपको नहीं अगर समझ आया होगा तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम इस वीडियो में वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज हम वर्चुअल और रियल की बात हम कल करेंगे। बट इस यहाँ पे हम 4 बेसिक रूल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला रूल हमारा होता है कि इंसिडेंट रे होती है वो ट्रैवल करती है
पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, यही अब इस पढ़ लो, मैं समझाता हूँ थोड़ी देर बाद में कि इनका मीनिंग क्या होता है। इंसिडेंट रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ मिरर parallel axis travel parallel to the axis after reflection from a mirror। नहीं समझा रहे कोई चक्कर नहीं, सिर्फ इनको पढ़ लो, नोट्स में दोबारा पढ़ोगे इसको तो समझ आ जाएंगे। बट मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ कि आपको अगर नोट्स में आए कैसे इनको लिखना है, कैसे बनाना है। जी आप नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से बनाए, आप उनको दोबारा पढ़ सकते हो, टाइम पे आपको मिल जाएंगे नोट्स सारे। और इनको मैं समझा दूंगा आपको बाद में, थोड़ी देर बाद, बस इनको भी देख लो कि क्या इनका मीनिंग होता है। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे। आई नो कि आपको मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी इनको पढ़ लो एक बार। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक इक्वल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल विद पोल, मतलब कि अब देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो ये सब आपको डायग्राम बताई हुई है मैंने, बस मैं इन डायग्राम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद की डायग्राम बनाने वाला हूँ अभी। पर नोट्स में अच्छा लगता है ऐसे डायग्राम बनाने हुए, अगर आप नोट्स में ऐसे डायग्राम बनाते हो तो अच्छा लगता है। तो ये डायग्राम्स आप देख लीजिए, अभी मैं आपको इनका मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहला हमारा रूल क्या था, मैं रूल्स को इरेज कर दूंगा ताकि, क्योंकि मेरे पास शायद एक ही स्लाइड है ये, पर आपको अगर नोट्स में जब आप उनको देखोगे तो आप इन 4 डायग्राम्स को देख सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम्स बनाने वाला हूँ मैं भी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने क्या बनाया था, ये डायग्राम्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है, फर्स्ट की बात करें अगर हम, फर्स्ट रूल हमारा कहता था कि ये हमारा मिरर है, जो कौन सा मिरर है, अब तक आपको याद होना चाहिए ये हमारा कौन सा कनकेव मिरर है। ये हमारे आगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट अगर इंसिडेंट रे अगर ट्रैवल करेगी ना, तो वो फोकस पे आके, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मिलेगी। फोकस क्या, वैसे भी फोकस था क्या पहले भी, अगर हमने बात करें तो फोकस क्या था, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी रेस मिलती हैं, उसी को फोकस करते हैं। तो वहीं पे ये बात तय याद ही है, यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, इसके पैरेलल ही तो इंसिडेंट रे, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो जा रही है, जो हमारा इंसिडेंट रे है ये इसी के पैरेलल तो है। जो यही तो हमारा पहला पॉइंट था कि इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे जो हमारी ये इंसिडेंट रे है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल फोकस के। तो यही बात हमने अभी पढ़ी कि इंसिडेंट, यही बात हमने देखी अभी कि इंसिडेंट रे जो है हमारे पैरेलल है। पैरेलल क्या मतलब, इनके बीच के डिस्टेंस जो ये आपस में कभी नहीं मिल सकती ये रेस। तो ये तो हमारे रिफ्लेक्टर रे है, अगर आप सोच रहे होंगे ये तो सब मिल गई यहाँ फोकस में, नहीं, ये सर रिफ्लेक्टर रे है। ये इंसिडेंट रे यहाँ पे, यहाँ जब टकराई तो वहाँ से ये रिफ्लेक्टर रे कन्वर्ट होगी, पर उससे पहले ये इंसिडेंट रे थी। और यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे मिरर नहीं होता तो ये सीधे ट्रैवल कर जाने ही, तो ये हमारे हमेशा पैरेलल ही रहती हैं, या तो इनके बीच का एंगल 0 होता है या फिर एंगल 180 डिग्री होता है। ये इसका सिंपल सा मीनिंग होता है इंसिडेंट पैरेलल का। अब सेकंड रूल देखते हैं हम। तो हमारा जो सेकंड रूल था, वो सेकंड रूल हमारा कहता है कि कोई भी अगर रे, जब मैं पहले इसको मिरर बना देता हूँ मैं, कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ट्रैवल करेगी इन किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मानो ये हमारी रे है, ये यहाँ से आई, यहाँ से ये फोकस से पास हुई है, ये हमारा फोकस है। ठीक है, फोकस से पास हुई, फोकस से पास होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से टकराई, स्ट्राइक की हमारे मिरर के साथ। स्ट्राइक करने के बाद ये हमारी रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे या ऐसे ट्रैवल नहीं करेगी, जिस सिर्फ ट्रैवल करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कहता है सेकंड रूल। हम इस चारों रूल को समराइज करेंगे लास्ट में, बट अभी सेकंड रूल आपको समझाया कि हमारी अगर कोई रे जो है वो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होकर मुझे स्ट्राइक करेगी मिरर के साथ, वो ट्रैवल करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा था सेकंड रूल। हम थर्ड रूल की बात करते हैं। हम थर्ड रूल जो हमारा, वो कहता है कि कोई भी रे अगर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया हमने, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये उसी एंगल में वापस भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वैसे आपने क्या पढ़ा था, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ठीक है, कोई भी रेस अगर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो मानो यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है,
यहाँ से जा रही है, बट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ना तो पैरेलल नहीं करेगी यहाँ से, जो कि सेकंड रूल हमारा कहता था। बट अगर कोई रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई तो वो बिल्कुल सेम टू सेम उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और सेकंड रूल क्या कहता था हमारा कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल करनी चाहिए ट्रैवल, मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ से फोकस मान ले तो उसके हिसाब से यहाँ से उसको फोकस अगर पास कर रही है तो उसको ट्रैवल करना चाहिए पैरेलल। बट थर्ड रूल कहता है हमारा कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रैवल कर रही है रे तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये हमारा थर्ड रूल है। हम करते हैं फोर्थ रूल की बात। तो फोर्थ रूल जो था हमारा वो था हमारा ये था हमारा मिरर। अगर कोई मिरर कोई भी रे सीधी इंसिडेंट करती है पोल पर, मिड पॉइंट कौन सा होता है पोल, कोई भी रे हमारी इंसिडेंट करती है पोल पर तो वो इक्वल एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन का भी। मतलब यहाँ से जितना एंगल यहाँ तक होगा यहाँ से भी उतना ही एंगल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो हमारा रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ भी है हमारा रिफ्लेक्शन का। तो ये थे हमारे फोर सेट ऑफ रूल्स जिनकी वजह से हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। अब इस इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हम इसको कल देख रहे होंगे, बट पहले मैं समराइज करता हूँ इन फोर रूल्स को कि आज हमने क्या पढ़ा और क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी याद रखनी चाहिए। तो वैसे कल मैं आपको इस वीडियो को अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो अपना क्वेश्चन, मैं इसको रिप्लाई जरूर दूंगा। बट देखते हैं कि सबसे पहले मैं फोर सेट ऑफ रूल्स को समराइज कर देता हूँ कि हमने कौन कौन से फोर रूल्स पढ़े। पहला रूल हमने पढ़ा, पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं, कि पहला हमने पढ़ा कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे जाके ट्राई करेगी। सेकंड हमने पढ़ा, एकदम चेक करता हूँ मैं, यही पढ़ा हमने पहला, हमारी जो इंसिडेंट रे होती है हमारी वो होती है हमारी पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जब स्ट्राइक करती है तो हमारे फोकस पे स्ट्राइक कर देती है। वो फोकस क्योंकि पॉइंट ही वो है, यहाँ पे वो रेस आके स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक मतलब यहाँ पे आके मिलेंगे, उसी को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो हमने फर्स्ट रूल था ये हमारा सेकंड रूल हमने पढ़ा कि कोई भी अगर फोकस से पास हो रही है तो वो ट्रैवल कर जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा फोकस था, जो हमारा पोल है, यहाँ पे लिखता हूँ पोल, और यहाँ पे अगर कोई इस साइड से फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल हमने पढ़ा कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और फोर्थ रूल अगर हमने जो पढ़ा अभी उसमें था कि कोई रे अगर पोल पर स्ट्राइक कर रही है वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जितने एंगल से वो इंसिडेंट कर रही है। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा हो, कलर चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पे एंगल आई जो है इक्वल आएगा एंगल आर के, जो हमारा फर्स्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स और कनकेव मिरर, और उसी वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ कनकेव कन्वेक्स और प्लेन मिरर फॉर्मूला उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे हम, और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल की मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो निकालूंगा, बिकॉज न्यूमेरिकल मैंने कहा था कि इस चैप्टर की जान है। तो जान आपकी हो जाए चैप्टर्स की, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है आपको, तो उस हिसाब से तुम ज़्यादा टाइम देंगे, जितना टाइम वो मांगती हो तो हम उसको उतना टाइम देंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ कल हमारा जो है रिफ्लेक्शन एंड मिरर जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें हम इमेज फॉर्मेशन, यकीन मानिए अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम आ गया ना, उसके लिए फॉर्मूले बहुत हैं, एक टेबल आपको अपनी बुक में मिलेगा, बट रे डायग्राम से जो आपको मजा आएगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आपको वो टेबल नहीं दिला सकता। आप चाहे उस टेबल को उल्टा मार सकते हैं पर नो प्रॉब्लम। बट मैं पहले कहा था कि इस आपको अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप आ रहे हो मेरे वाले पे, तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको वही एक्स्ट्रा चाहिए कुछ, तो आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। बिकॉज रे डायग्राम के साथ साथ कुछ ऐसे तरीके भी हैं मेरे पास ताकि आपको टेबल याद ही नहीं करना पड़े। बिकॉज बहुत से बच्चे आपकी क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे उस टेबल को रटेंगे, बट आपको टेबल नहीं रखना।
बिकॉज आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ के चलने हैं, तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपको न्यूमेरिकल्स को रटना ही नहीं पड़ेगा, आप न्यूमेरिकल इजीली ही सॉल्व कर लोगे जब आप उस टेबल को डे डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे, इमेज फॉर्मेशन आप अच्छे से आ गई, तो यकीन मानिए आप बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल जो है विद हेल्प ऑफ इमेज फॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हो, जो कि मेरा मेन मोटिव था कि विदाउट फॉर्मूला हम यूज़ किए हुए इमेज फॉर्मेशन से ही हम न्यूमेरिकल को आधा आधा सॉल्व कर ले। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एंड मिलते हैं कल ठीक 6 बजे। बाय बाय, स्टे, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।